हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंडरी में जो मानव भूगोल है उसमें हम मानव भूगोल के विकास और इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पहली विचारधारा है जर्मन विचारधारा। जर्मन विचारधारा, देखिए हम जर्मन विचारधारा के बारे में हम देखते हैं तो जर्मन विचारधारा के अंतर्गत बताया गया है कि मानव और वातावरण में जो सर्वप्रमुख है, सर्वोपरि है, सबसे जो प्रमुख है वो है वातावरण। ठीक है, जर्मन विचारधारा के अंतर्गत मानव और वातावरण में सबसे प्रमुख जिसने बताया है वो है वातावरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मानव की जो सभी क्रियाएं हैं, जैसे रहन सहन है, ठीक है, रहन सहन है, खान पान है, कला संस्कृति, इन सभी मानव की सभी क्रियाओं पर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? मानव पर। मतलब है मानव के सभी क्रियाओं के ऊपर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है और मानव के द्वारा जो जिसके चारों तरफ एक वातावरण है, वह उस वातावरण के द्वारा मानव पूरे वातावरण से प्रभावित होता है और वह अपने प्रभाव को बिल्कुल ना तो कम कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। इस प्रकार से इस विचारधारा के अंतर्गत मानव और वातावरण में जो सर्वोपरि या फिर सर्वप्रमुख जो बताया गया है वो किसको बताया गया है? वातावरण को बताया गया है। मतलब मानव की सभी क्रियाओं के ऊपर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अब मानव अपने प्रभाव को ना तो वह कम कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये है अपनी जर्मन विचारधारा। तो हम देखें जर्मन विचारधारा के बारे में हम आगे देखते हैं। तो इस विचारधारा को जो मानने वाले जो प्रमुख भूगोलवेता हैं वो अनेक भूगोलवेताएँ हैं, जिनमें प्रमुख है कांट है, ठीक है, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, ये चार प्रमुख भूगोलवेत्ता है जिन्होंने जिनमें जर्मन विचारधारा के अंतर्गत इनको प्रमुख माना जाता है। कांट, हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल, ये प्रमुख चार भूगोलवेत्ताएं हैं। ठीक है, आज हम जर्मन विचारधारा के अंतर्गत आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांट के बारे में। ठीक है, इमैनुअल कांट, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, इन कांट का पूरा नाम है, जो प्रमुख जर्मन विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेत्ता है। और कांट ने मानव भूगोल को प्रमुख 6 शाखाओं में विभक्त किया है। ठीक है, जिसमें हमारी पहली जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल। कांट ने मानव भूगोल को प्रमुख 6 शाखाओं में विभक्त किया है। कितनी शाखाएं बताइए? कांट ने मानव भूगोल की 6 शाखाएं, जिसमें पहली शाखा है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। और कांट ने बताया है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और भौतिक भूगोल को ही अन्य सभी शाखाओं का आधार माना जाता है। ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति का। और कांट ने भौतिक भूगोल को ही अन्य सभी शाखाओं का आधार माना है। अन्य शाखाओं का प्रमुख आधार किसे माना है? भौतिक भूगोल को। और इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रकृति का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर अगली इसकी शाखा है गणितीय भूगोल। और उन्होंने बताया है कि गणितीय भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की गति, दिशा, ठीक है, मतलब गणितीय भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की दिशा, गति, आकार, आकृति, गति, दिशा, आकार, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? गणितीय भूगोल के अंतर्गत। मतलब पृथ्वी की गुणन, गति, दिशा और आकार के बारे में, मतलब गोलाकार है या फिर अंडाकार है, वृत्ताकार है, इन सभी चीज़ों के बारे में गणितीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगली उन्होंने भूगोल की शाखा बताई वो है नैतिक भूगोल।
अगली शाखा बताई है कांट ने भूगोल की, मानव भूगोल की जो अगली शाखा है वो है नैतिक भूगोल। नैतिक भूगोल। और कांट ने बताया है कि नैतिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आचार विचार, रीति रिवाज, चरित्र और सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के आचार विचार, रीति रिवाज और संस्कृति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? नैतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, ये उन्होंने बताया मानव भूगोल की जो तीसरी शाखा। उसके बाद उन्होंने अगली शाखा बताई मानव भूगोल की, वो है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। और इसके अंतर्गत कांट ने बताया है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक इकाइयों और उनके भौतिक परिवेश के मध्य संबंधों का, विभिन्न राजनीतिक इकाई और भौतिक परिवेश, उनके भौतिक परिवेश के मध्य जो अंतर संबंध है, उन अंतर संबंध का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक इकाइयों, उनके भौतिक परिवेश के मध्य अंतर संबंध का, भौतिक परिवेश के अंतर्गत अंतर संबंध का अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीतिक भूगोल में। राजनीतिक भूगोल में प्रमुख राजनीतिक इकाइयाँ और उन राजनीतिक इकाइयों के मध्य जो भौतिक परिवेश के मध्य अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद उन्होंने अगली जो शाखा है वो बताई व्यापारिक भूगोल। व्यापारिक भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल की पांचवी शाखा उन्होंने बताई व्यापारिक भूगोल। और कांट ने बताया कि इसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र की किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो सकता है। ठीक है, जबकि इसके क्षेत्र में आवश्यकता से कम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है। किसी वस्तु का जो उत्पादन है, वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक, उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, बल्कि उसकी संभावना इस क्षेत्र में कम होती है। और संभावनाएं कम, मतलब उन्होंने इस व्यापारिक भूगोल के अंतर्गत बताता है कि किसी वस्तु का जो उत्पादन किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक हो रहा है, बल्कि उसकी संभावनाएं कम है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसका अध्ययन किया जाता है व्यापारिक भूगोल के अंतर्गत। फिर उन्होंने अगली जो भूगोल बताई वो है धर्म या अध्यात्म भूगोल। छठी प्रकार की है धर्म या अध्यात्म भूगोल। अध्यात्म भूगोल। कांट ने अपने धर्म और अध्यात्म भूगोल के अंतर्गत बताया इसमें धार्मिक सिद्धांतों में होने वाले परिवर्तनों का, इसमें धर्म और जो धार्मिक सिद्धांतों में जो परिवर्तन होते हैं, धर्म और धार्मिक सिद्धांतों में परिवर्तनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। धार्मिक सिद्धांतों में परिवर्तन, इस परिवर्तन का इसमें धार्मिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इमैनुअल कांट ने अपने मानव भूगोल की उसने 6 शाखाएं बताई, जिसमें पहली हमने पढ़ लिया है भौतिक भूगोल है। ठीक है, गणितीय भूगोल है, नैतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, व्यापारिक भूगोल है और धार्मिक भूगोल है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने कांट के बारे में पढ़ा है और अगले वीडियो में हम अगला जिसको भौगोलिक विचारक है हम्बोल्ट, कल के वीडियो में हम हम्बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।